ओके। अपन पढ़ेंगे प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत। अपन ने कल पढ़ा था आहार द्रव्य एवं भोज्य अवयव। ठीक है, भोज्य अवयव में जैसे विटामिन वगैरह है ना, प्रोटीन विटामिन वगैरह वो सभी आ जाते हैं। रोगी का आहार, डाइट ऑफ पेशेंट। डाइट ऑफ पेशेंट। हाँ, सामान्यतः सभी के लिए भोजन ग्रहण करना आनंददायक होता है, परंतु जब व्यक्ति व्याधित रहता है, व्याधित का मतलब रोगी और हो जाता है ना, उस समय भोजन ग्रहण करना एक समस्या होती है। अग्नि मांद्यता, अरुचि आदि कारणों से उसे भोजन अच्छा नहीं लगता। इसलिए रोगी व रोगी के अनुसार विभिन्न प्रकार के हितकर आहार बनाए जाते हैं, जिससे पथ्य कहते हैं। पथि अनपथम पथ्यम, अर्थात जो आहार शरीर के स्रोत के लिए अपकारी न हो वह पथ्य है। रोगी का शरीर दैनिक आहार का पाचन व आचूषण करने में असमर्थ रहता है तथा स्वयं आहार ग्रहण व तर्पण नहीं कर पाता, अतः पथ्य कल्पना की जाती है। चिकित्सक के निर्देशानुसार रोगी के लिए अनेक प्रकार के पथ्य निर्माण किया जाता है, जो निम्नलिखित है। उष्णोदक। उष्णोदक किसको कहते हैं? उबले हुए जल को उष्णोदक कहते हैं। आचार्यों ने अर्धावशेष या चतुर्थांश शेष जल को उष्णोदक कहा गया है। उष्णोदक जल लघु, सुपाच्य, अनुलोमक, विषग्र, आम पाचक, स्रोतविरोध शोधक और कफवात, हाँ शोधक, कफवातक, दीपन, मेदग्न का श्वासनाशक होता है। नवज्वर, जीर्ण ज्वर, संतत ज्वर, उदर रोग आदि रोगों में उबले हुए जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो रोगों का नाम लिया ना, इसमें ये उबले दूध जल जाना चाहिए। षडंग पानी है, मुस्तक, नागरमोथा, ये औषधि का नाम है। पित्त, पापड़ा, चंदन, नेत्रबाला, खस, सौंठ, इन 6 द्रव्यों को समान मात्रा में लेकर यवकूट चूर्ण बनाते हुए, यवकूट का मतलब न ज्यादा महीन हुआ न ज्यादा मोटा हुआ, उसको यवकूट कहते हैं, बीच बिचाला हुआ। तथा 100 ग्राम चूर्ण को 400 ग्राम पानी वाले 4 गुना पानी में डालकर उबालते हुए तथा अर्धावशेष रहने पर, आधा शेष रह जाए, ठीक है, 400 ग्राम के आधा शेष मतलब 200 ग्राम रह जाए, उतार कर छानने में, यही षडंग पानी है कहा जाता है। यह लघु, दीपन, पाचन, स्रोतविशोधन एवं अनुलोमन करता है। क्षीरपाक। क्षीरपाक द्रव्यों को यव चूर्ण करके, यव चूर्ण थाने बताया नहीं कि जो कूटा आप बेंगमा तो आधो मोटो रहे थोड़ा महीन हो जाए, उसको यवकूट कहते हैं। यव चूर्ण करके उसे 8 गुणे दुग्ध या दूध में 4 गुण पानी में पकाते हैं। जब दुग्ध शेष रह जाता है तो उसे क्षीर पाक कहते हैं। क्षीर नाम दूध का है। क्षीर किसको कहते हैं? दूध को कहते हैं। यह दूध में बनाया जाता है। ठीक है,
8 गुणे दूध में डाल करके, और जो जब जब शेष रह जाता है कितना, 4 गुना शेष, ये दूध शेष रह जाता है उसे क्षीरपा कहते हैं। पानी तो जल जाए और दूध दूध रह जाए उसे क्षीरपा कहते हैं। अर्जुन, अशोक, अश्वगंधा, सोन, भल्लातक आदि तीक्ष्ण व कषाय रस वाले द्रव्यों का प्रयोग इन कल्पना के द्वारा किया जाता है। इसे पायस व खीर कहा जाता है। अपा खीर बनावा नहीं बेशाबू। यूस, जब विभिन्न दालों को अष्टगुण जल में पकाकर चतुर्थांश शेष रहने पर 8 गुना जल में पकावांगा अपा, जो द्रव्य लेंगे नहीं उसके 8 गुना पानी डालो, और चतुर्थांश मतलब चौथो भाग रहा है 1/4 शेष रहने पर उतार ले, उसे यूस कहते हैं। यूस किसको, फिर किसी चीज का बनाएंगे, जैसे मूंग, मसूर, अरहर, मोठ आदि दालों के यूस का प्रयोग पत्ते के रूप में किया जाता है। अपने दाल बनावा नहीं अपा, वो दाल इसी हिसाब से बनती है। भाई दाल मतलब 8 गुना पानी डाल दो और उसके अंदर चतुर्थांश रहे, चौथा भाग रहे, तो उसको यूस कहते हैं। बिना छौंक लगाए अर्थात सने, लवण, काली मिर्च, सौंठ आदि कटु द्रव्यों के बिना बनाया गया कृत यूस, तथा इनके साथ ही छौंक लगाकर अर्थात कटु द्रव्यों से सुसंस्कृत यूस कृत यूस कहलाता है। ठीक है, यूस दाल ना बोला है, कण तात्पर्य यो है। कौन सी दाल हो, मूंग है, मोठ है, अरहर है, ये दीव है ना, इसमें अपने घर पे बनाते हैं दाल है, उसका यूस नाम है। अब ये तो है, मूंग, मसूर है, अरहर, मोठ है आदि, चने भी हो उसके में। हाँ, यवागु, चावल से बनाए जाने वाले आहार को यवागु कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, मंड, पेय और विलेपी। मंड किसको कहते हैं, चावल को 14 गुना पानी में पकाकर तैयार किए जाने वाली कल्पना को मंड कहा जाता है। इसमें चावल की कणिकाएं नहीं रहती। हाँ, 14 गुना पानी डाल करके चावल में अरबी ने पका लो, और फिर अब मांड कौन कहा के, मांड चावड़ा वो मांड है। हाँ, तो वो ये मंड है, ये है, है? हाँ, मांड के दो एक ही बात है, मांड है मंड है। हाँ, तो इसमें भी भेद किया है कि बोले लाजमंड। अब लाजमंड क्या है, चावल को भूनने पर बने ताजा या छील कर जो 14 गुना पानी पकाए, पहले पहले भून ले चावल ने, उसके बाद में 14 गुना पानी मिला करके उनको उबालो, बने मांड को लाजमंड कहते हैं। वह पित्तनाशक व ग्राही होता है? नहीं नहीं नहीं, खीर को नहीं, लाजमंड ना 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 ना, लाजमंड अलग चीज है। अतः इसका प्रयोग ग्रही, ये इसमें लिखा है कि चावल को भूनने के बाद में, तो आप खीर बनाओ चावल ने भूनना थोड़ी आता अपन। अब बहुत खील हुआ है। हाँ, आप बेशु बना लो, लेकिन नया बनाए तो मैंने पहले भून की खीर, हाँ खील बना करके घेर दो मैं, एक ही बात है। खील तो क्या ज्यादा हो जाए, फिर मियाँ चावल ना भून लो सामान्यतः। वाह, अच्छा, ये एक लाजमंड हो गया, एक है वाट्यमंड, जो को अच्छी प्रकार से कूट कर ऊपर छिलका निकालकर मृदु भर्जन कर 14 गुना पानी पकावें। वाट्यमंड क्या है, जो है नहीं, जो का बनता है ये, तो पक जाने के पश्चात ऊपर का पानी पत्थर से रूप में काम में ले देते हैं। जौ को कूट करके 14 गुना पानी में उबालने से उसके ऊपर मतलब क्या है कि फिर उसको छान लो, कहने का तात्पर्य यही है। हाँ? पानी पत्थे के रूप में काम में ले जाता है, उसे वाट्यमंड कहते हैं। यह लघु पित्तनाशक, रक्त पित्तनाशक है। पेया, अब अपने पेया पढ़ेंगे। हाँ, चावल को 6 गुने पानी में पकाकर तैयार किया गया अन्न पेय को पेय कहते हैं। इसमें कणिकाएं व जलीयांश समान होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें अपने खीर कहते हैं ना, ये पेय है, ये पेय है। विलेपी, चावल को 4 गुने पानी में पकाकर तैयार किया गया अन्न को पेय कहते हैं। इसमें द्रव्य की मात्रा कम होती है, पानी कम हो इसमें। ठीक है। परमथ्या, औसत कल को अष्टगुण जल में पका करके पाक पर पाक करने पर चतुरांश शेष रहे, कल्पना को परमथ्या कहते हैं। सामान्य गीले द्रव्यों का कल्क बनाकर तैयार किया जाता है, किंतु आवश्यकता पड़ने से शुष्क द्रव्यों को भी जल में भिगोकर
कलक बनाया जाता है। कलक क्या है? काढ़न है, जहाँ पर काढ़ो बनावा नहीं बिन कह, तो गीला द्रव्य हुआ गीला में बना उसका, सूखो हुआ तो सूखो बना उसका। तीसरा, चावल को मूंग की दाल के साथ पकाकर, चावल को मूंग की दाल पकाकर गाढ़ी कल्पना तैयार की जाती है, उसे कृष्णा, हाँ खिचड़ी, खिचड़ी कहते हैं। ठीक है, चिकित्सा, हाँ 8 गुना पानी में चिकित्सक के निर्देश संस्कार भी की जाती है। दाल, पथ्यों में मूंग की दाल श्रेष्ठ होती है। पंचक्रम में संसर्जन क्रम में प्रथम मूंग की दाल देकर रोगी को पूर्ण आहार पर लाया जाता है। सबसे पहले अपन रोगी है ना, उसको मूंग की दाल देते हैं, उसके बाद में फिर भोजन वगैरह देते हैं। मूंग को 14 गुना पानी में पकाओ, दाल बनती है जिसमें रोगानुसार त्रिकटु, पंचकौल, षडूषण, सदुष, नमक मिलाकर प्रयोग किया जाता है। मूंग की दाल को स्थान में अरहर की दाल प्रयोग भी कर सकते हैं। अरहर होगा नहीं, बंगी दाल भी, हाँ बंगी कर सका अपन। पानक, ये पेय कल्पना है जिसे पन्ना भी कहते हैं। हाँ, इसमें कच्चा आम, फालसा, इमली, मुनक्का, पिंड खजूर आदि द्रव्यों को 64 गुणे जल में पकाकर उसे छान कर रोगी को देते हैं। इसमें रोगी के रुचिवर्धक के लिए रोगानुसार सेंधव, चीनी, कर्पूर, पुदीना, इलायची, केसर, किशमिश, आर्द्रक, इलायची आदि द्रव्य मिलाते हैं। हाँ सेंधा नमक, सेंधा नमक, हाँ सेंधा मतलब सेंधा नमक। मांस रस, यह लघु ब्रिंगण तथा सद्य अंतर्गत पत्य है। इसमें द्रव्य चावल दाल में द्विगुण मांस को लेकर 8 गुने पानी में डालकर चतुर्थांश रेजिन पकाते हैं। यदि मांस पूर्ण रूप से नहीं पक सके तो थोड़ा पानी और डाल देते हैं। तत्पश्चात अच्छी तरह मसल कर छान लेते हैं, इसे मांस रस कहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ सूप, वो आजकल तो सूप भी चला जाता ब्याह शादियों में। दलिया, इसका समावेश यवागु कल्पना के अंतर्गत किया जाता है। द्रव्य को यव कूट कर उसे घी से भून लेते हैं पहले, और तत्पश्चात 6 गुना पानी जल में डालकर पकाते हैं दलिया। ठीक है, हाँ। आहार के प्रकार, अब प्रकार है इसमें टाइप ऑफ डाइट। पूर्ण आहार, फुल डाइट, ऐसे रोगी जिन्हें किसी प्रकार से परिवर्तन आहार की आवश्यकता है, स्वास्थ्य अवस्था में ग्रहण किया गया है। नियमित संतुलित और सामान्य आहार होता है, उसी को व्याधि अवस्था में दिया जाता है। भाई पहले अपन मंड देंगे, फिर बाद में पानी का यूज, मतलब दाल का यूज, उसके बाद में फिर पूर्ण आहार डाइट। ठीक है, उसमें पूर्ण आहार कहा जाता है। यह सामिश नॉन वेजिटेरियन होता है ये। हाँ, एक तो होता है सामिश, एक होता है निरामिष वेजिटेरियन। हाँ, है निरामिष वेजिटेरियन होता है, इसमें नॉन वेजिटेरियन लिखा है सामिश। हाँ, ये तो फिर मांस वाला हो गया ना सामिश। सामिश का मतलब वो, हाँ नहीं नहीं, सामिश वेजिटेरियन नहीं हुआ, सामिश तो नॉन वेजिटेरियन लिखा है क्या इसमें? ये तो फिर गलत लिखा लिखा है फिर इसने। सामिश, हाँ वेजिटेरियन निरामिष होता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, नहीं ये मिसप्रिंट है कोई। मृदु आहार, सॉफ्ट डाइट, जो आहार पचने में सरल हो तथा आसानी से पूर्वक चबाया जा सके वह पूर्ण आहार हो, उसे मृदु आहार कहते हैं। बालक, वृद्ध, ऐसे रोगी जो आहार का श्रवण नहीं कर सकते, उन्हें इस प्रकार का मृदु आहार ही उचित रहता है। तथा मंडे, पेया, विलेपी, दाल, पकाई गई सब्जियां, दलिया, पके हुए केले आदि फल। तरल आहार, लिक्विड डाइट, जो रोगी ठोस आहार ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं उन्हें तरल आहार दिया जाता है। तरल आहार का ग्रहण ग्रास नलिका द्वारा आसानी से हो सकता है। यह आहार बिल्कुल तरल पदार्थ से मिलकर बनता है, जैसे पानक, मांस रस, उष्णोदक, सड़ पानी आदि। बिल्कुल तरल आहार, क्लियर फ्लूइड डाइट क्या है? जब रोगी का भोज्य पदार्थों के प्रति अनिच्छा होती है तो बिल्कुल तरल पदार्थों का सेवन कराया जाता है।
भाई इच्छा ही नहीं है रोगी ने तो मैंने तब बिल्कुल तरल पदार्थ दिया जाए। इन पदार्थों को छान कर पिलाया जाता है, यथा छाछ, लस्सी है ना, छाछ लस्सी, पानक, फलों का रस। इन भोज्य पदार्थों में से विशेष रूप से शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, परंतु यह द्रव्य संतुलन की बनाए रखने में सहायता करता है। इनका प्रयोग अल्प समय के लिए किया जाता है। जैसे कोई फल को मतलब जूस निकाल करके पिलाते हैं ना, उसको तरल आहार कहते हैं इसको। पूर्ण तरल आहार क्या है? जब रोगी ठोस आहार को ग्रहण करने में समर्थ हो जाए तो नली द्वारा आहार देने की आवश्यकता हो तो पूर्ण तरल आहार दिया जाता है। इस प्रकार आसानी पूर्वक अधिक समय तक भोजन भोजन दिया जा सकता है। इन आहारों से शरीर के लिए आवश्यक तत्व कार्बोज, प्रोटीन आदि, कार्बोज किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाँ, प्रोटीन आदि की पूर्ति जाती है, तथा दूध, मंड, दूध में मिला हुआ अंडा आदि भी दे सकते हैं। स्निग्ध आहार ऑयली डाइट है। आमाशयगत व्याधियों, अम्ल, पित्त आदि में स्निग्ध आहार का प्रयोग किया जाता है। ये आहार आमाशय की मांसपेशियों के लिए अनुतेजक होते हैं तथा इनका पाचन सरलता पूर्वक हो जाता है। इसमें रेशे कम होते हैं, अतः इन्हें अनुतेजक आहार, ब्लंट डाइट कहते हैं। इस प्रकार के आहारों को बनाने में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। ये आहार रासायनिक व यांत्रिक उत्तेजकों से मुक्त होना चाहिए। इसमें स्वादवर्धन के लिए लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन्हें भूनकर, उबालकर या सेक कर तैयार किया जाता है। इनका तड़का, फ्राई नहीं लगाना चाहिए। इसमें शक्कर की मात्रा अधिक नहीं डालनी चाहिए। आहार के पाचन में अधिक समय लगने के कारण इसमें वसीय पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वसीय किसको कहते हैं? हाँ, फैट वाले। उत्तेजक पदार्थों को, मद्य आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आहार में अधिकाधिक दूध का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। विशेष आहार, स्पेशल डाइट। रोग विशेष की स्थिति में कुछ तत्व शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं तथा कुछ हानिकारक होते हैं। उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। अतः उन व्याधि के लिए पथ्य कहा जाता है, यथा मधुमेह में शर्करा का प्रयोग न करना, उच्च रक्तचाप में नमक का प्रयोग न करना, हृदय रोग में वसीय पदार्थों का निषेध है। हाँ। अब रोगी का पथ्य पत्रक है, ये बनाया गया है चार्ट, किसमें भी क्या क्या पथ्य देना है, क्या नहीं देना है। ये हॉस्पिटल इंडोर के लिए है सब। अच्छा, पोषण में परिचारक नर्स के लिए आवश्यक निर्देश है, कर पढ़ ले। हाँ तो थोड़ा ही हुआ यार, तो ये तो पढ़ लेते थोड़ा ही है, और बिल्कुल यार तो 15 मिनट को नहीं है। रोगी के रोग समन्वय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें परिचारक नर्स का विशेष महत्व है। परिचारक को ऐसे कर्म करने चाहिए जिसमें रोगी के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो। अतः परिचारक को निम्नलिखित आवश्यक निर्देशों का पालन करना चाहिए। चिकित्सालय के प्रत्येक रोगी की आवश्यकता, भोजन पाचन, भोजन के प्रति रोगी इच्छा, रोगी सामाजिक व आर्थिक स्थिति के लिए आधार पर आहार का चयन करना चाहिए। परिचारक को चाहिए कि वह जो भोजन रोगी को उपलब्ध करा रहा है वह रोगी के द्वारा स्वेच्छा से ग्रहण किया जा रहा है या नहीं। स्वेच्छा से ग्रहण करने पर सम्यक प्रकार से पाचन होकर स्वास्थ्यवर्धक होता है तथा अनिच्छा पूर्वक भोजन ग्रहण करने पर उसका पाचन ठीक प्रकार से नहीं होता तथा रोगी द्वारा अपनी थाली में छोड़ दिया जाता है या छर्दी वोमिटिंग को कहते हैं के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इन सभी तथ्यों को रोगी व्यवस्था पत्रक में अंकन करना चाहिए। चिकित्सालय के वातावरण को सुखद रखना चाहिए जिससे उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव रोगी के पाचन शक्ति पर पड़े और रोगी आहार के प्रति आकर्षित हो। चिकित्सालय के समस्त दैनिक कार्य, ड्रेसिंग, सफाई, शैय्या प्रबंधन, चिकित्सक के राउंड आदि प्रयास पश्चात रोगी की आहार देना चाहिए। आहार ग्रहण करते समय चिकित्सालय का वातावरण शांत रहना चाहिए। उस समय रोगी से मिलने के लिए आगंतुकों के प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए। रोगी के अधारणीय वेग, मूत्र, मल, सेवन आदि उत्सर्जन के पश्चात भोजन ग्रहण करना चाहिए। मानसिक विकारों का भोजन पाचन के लिए आवश्यक है। असामयिक व आंतरिक रसों के स्रावों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए भय, चिंता, क्रोध से रहित, सामान्य व शांतिपूर्वक होकर भोजन करना चाहिए।
वस्त्रों को परिवर्तित कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर केशों को ठीक प्रकार से रखकर भोजन करना चाहिए। रोगी को आरामदायक स्थिति में बैठाकर भोजन कराना चाहिए। यदि रोग सामान्य है तो स्टूल पर रखकर भोजन करना चाहिए, नहीं तो लिखे है फाउलर्स स्थिति में रखकर शैया पर कार्डियल टेबल रखकर भोजन करना चाहिए। भोजन के कार्डियल ये कार्डियल टेबल ये है। रोगी को आरामदायक स्थिति में बैठाकर भोजन कराना चाहिए। यदि रोगी सामान्य है तो स्टूल पर रखकर भोजन कराना चाहिए, नहीं तो फाउलर स्थिति में शैया पर कार्डियल टेबल रखकर भोजन करना चाहिए। भोजन के गंध रंग रस से शुद्ध जागृत होती है, इसलिए शैयाग्रस्त रोगी की भोजन दिखाकर ग्रहण कराना चाहिए या नली द्वारा आहार देने की स्थिति में उसे थोड़ा चखाकर भोजन देना चाहिए। भोजन ग्रहण कराते समय परिचारक नर्स को रोगी के समीप बैठकर बात करना चाहिए। बात करने से रोगी धीरे धीरे आहार का श्रवण करता है, जिससे सभी रसों की अनुभूति होती है। भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, जिससे संक्रमण होने की संभावना नहीं रहे। रोगी का साबुन आदि से हस्त प्रक्षालन भोजन करने के पूर्व व पश्चात कराना चाहिए। भोजन को हमेशा थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोगी व रोग के अवस्था अनुसार देना चाहिए। जैसे जैसे क्षुधा वृद्धि होती है, भोजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। भोजन को कभी भी जल्दी जल्दी घबराहट में नहीं खिलाना चाहिए। छोटे छोटे ग्रास बनाकर रोगी को देना चाहिए, जिससे वह अच्छी प्रकार से चर्वण कर सके। रोगी को सभी प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रोगी को बीच बीच में जल देते रहना चाहिए। शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति आवश्यक है, जिससे निर्जलीकरण को रोका जा सके। निर्जलीकरण किसको कहते हैं? डिहाइड्रेशन। हाँ। परिचारक नर्स द्वारा रोगी व उनके परिजनों के संतुलित आहार, भोजन के तत्व, आरोग्य पथ्य आदि के बारे में समुचित जानकारी देना चाहिए। परिचारक किसको कहते हैं बेटा? ध्यान है क्या तेरे को? परिचारक उपस्थिता और नर्स एक ही चीज है, ठीक है? हाँ, कंपाउंडर परिचारक नर्स ये एक ही शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है इनके। अब कल पढ़ लेंगे अपन शैयाग्रस्त रोगी के आदि शब्दों।